हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज फ्रेम। आज हमारा जो टॉपिक है गेट फिजिक्स 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से 2023 तक जो बेस्ड रहेंगे पार्टिकल फिजिक्स पर। सो पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं 2018 से लेकर के, उन सब का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गेट 2023 के क्वेश्चन के साथ। इसमें कहा गया है कि पायोन न्यूक्लियन का स्कैटरिंग जिस समय हो रहा है तो उस टाइम पर पायोन न्यूक्लियन के साथ कंबाइन हो जाता है एंड इट विल प्रोड्यूस द डेल्टा पार्टिकल। पायोन, न्यूक्लियन और डेल्टा पार्टिकल के मासेस गिवन हैं। लैब फ्रेम में न्यूक्लियन रेस्ट पर है, तो मिनिमम एनर्जी बताना है पायोन का, सो दैट इट विल प्रोड्यूस द डेल्टा पार्टिकल। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन है कि पायोन मोशन में है, इसका कुछ मोमेंटम होगा, लेट अस कॉल इट एज p पाई, और इसका जो रेस्ट मास एनर्जी है इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो लेट अस डिनोट इट बाय m pi c square, and then it will collide with this neutron and this neutron is basically at the rest. तो अगर ये रेस्ट पर है so there is no momentum, only it has rest mass energy. इसका एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगा, बिकॉज ये रेस्ट पर है, इसका कोई मोमेंटम नहीं है, so the energy will be mn c square and then delta particle is produced. so delta particle भी मोशन में होगा, तो इसका हम लोग मोमेंटम अज्यूम कर लेते हैं p delta and its रेस्ट मास एनर्जी इज डिनोटेड बाय m डेल्टा c स्क्वायर। तो इन सभी की वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। रेस्ट मास एनर्जी सभी की गिवन है, जैसे पायोन का गिवन है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर। इसके अलावा न्यूक्लियन का गिवन है 938 और डेल्टा पार्टिकल का रेस्ट मास एनर्जी गिवन है 1230। देखो ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड है? रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पर। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में ये सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मोशन के अंदर हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रही है, कोलिजन हो रहा है, नया पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केस में मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीजें कंजर्व होती हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंटम अगर कंजर्वेशन लगाएंगे, सो मोमेंटम ऑफ पायोन प्लस में न्यूक्लियन जो कि खुद रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम 0 होगा, and that is equal to the momentum of this delta particle which is p delta. so यहाँ पर मोमेंटम जो है वो दोनों का हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पायोन का और डेल्टा पार्टिकल का। so let us call it as momentum p. ओके, ये हमारे पास आया है मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब हम नेक्स्ट अडॉप्ट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। स्टार्टिंग में जो पायोन है, क्योंकि इसका मोमेंटम है, रेस्ट मास एनर्जी भी है, सो टोटल एनर्जी इसका होगा अंडर रूट में p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में m पाई स्क्वायर c टू द पावर 4, और इसका सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू mn c स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू, यहां पर इसका मोमेंटम है एंड दैट मोमेंटम वी कॉल इट एज p, सो p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में m डेल्टा स्क्वायर c टू द पावर 4। हमें यहां पर कैलकुलेट करना है इस पायोन का एनर्जी, सो e पाई से हम इसको डिनोट कर देते हैं सच दैट दिस रिएक्शन विल गेट अकर। ओके, तो e पाई का वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करना है, बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ e पाई। अच्छा, ये स्क्वायर रूट यहां से हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, सो दैट दिस p स्क्वायर c स्क्वायर गेट कैंसिलिंग आउट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में m पाई स्क्वायर c टू द पावर 4, एंड प्लस में यहां पर आ जाएगा mn स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस में 2mn c स्क्वायर, एंड दिस इज द एनर्जी e पाई। तो यहां पर e पाई लिख देंगे एंड दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस m डेल्टा स्क्वायर c टू द पावर 4। तो बेसिकली ये देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और हमें तो e पाई कैलकुलेट करना था, एनर्जी ऑफ द पायोन। सो एनर्जी ऑफ द पायोन विल बी, सो m डेल्टा c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में m पाई c स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस में mn c स्क्वायर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू mn c स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रेस्ट मास एनर्जी डेल्टा पार्टिकल का गिवन है 1230, सो 1230 का होल स्क्वायर, माइनस में पायोन का गिवन है 140, सो 140 का होल स्क्वायर, माइनस में न्यूट्रॉन का गिवन है 938,
सो 938 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 938। ठीक है, तो बस इसे आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास पायोन है और ड्यूट्रॉन के द्वारा इसे कैप्चर कर लिया जाता है। सो पायोन कैप्चर कर रहा है ड्यूट्रॉन को बेसिकली, और यहां पर 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रखे हैं इन द फाइनल स्टेट, जैसा कि यहां रिएक्शन में दे भी रखा है कि पाई नेगेटिव प्लस में ड्यूट्रॉन गोज टू 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे कहता है कि न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन के इवन पैरिटीज हैं, जबकि पायोन की ओड पैरिटी है। एल और एस ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं फॉर द सिस्टम ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनल 2 न्यूट्रॉन स्टेट इज और आर करेक्ट। तो बेसिकली ये मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया और इसमें 1 बाय 1 अपने को सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन 2 न्यूट्रॉन सिस्टम में न्यूट्रॉन्स मींस इनका स्पिन हाफ होता है, तो ये फेरमियंस हैं और फेरमियंस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। इसलिए अगर आप यहां पर इसका वेव फंक्शन लिखेंगे सिस्टम का, तो ये यहां पर 2 पार्ट्स को कंटेन किए रखता है, एक स्पेस पार्ट और दूसरा होता है हमारे पास स्पिन पार्ट। ठीक है, स्पेस पार्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है -1 टू द पावर l, जहां पर कैपिटल L डिनोट कर रहा है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस 2 न्यूट्रॉन सिस्टम। और स्पिन वेव फंक्शन जो है इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर s प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर l प्लस s प्लस 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि फाइनली हमारे पास 2 सेम न्यूट्रॉन्स यानी फेरमियंस हैं, तो यहां पर हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन आएगा, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं, सो द नेट वेव फंक्शन इज एक्चुअली एंटीसिमेट्रिक। और अगर ये एंटीसिमेट्रिक है तो इसके लिए देखो ये जो -1 की पावर जो आ रही है, -1 की जो पावर आ रही है, इसमें यहां पर इसे ओड होना पड़ेगा। दिस कंप्लीट शुड बी ओड, क्योंकि अगर ये ओड होगा तभी हमारे पास यहां पर ओड आएगा, वेव फंक्शन मतलब एंटीसिमेट्रिक बनेगा आपका। तो यहां पर अगर ये ओड चीज है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट L प्लस S को इवन होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो L प्लस S अगर इवन होता है, सो इवन प्लस में 1, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द ओड नंबर। यहां वेव फंक्शन कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। तो L प्लस S इज इक्वल टू इवन, तो ये हमारे पास में बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। बाकी इसके अलावा हमें L और S की वैल्यूज दी हुई हैं, तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर हम बात करते हैं। L और S की वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियल केस में सबसे पहले मुझे बताइए पायोन का L, S और J कितना कितना वैल्यूज होता है। देखो सबसे पहले L की बात करते हैं, तो L इस केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो पायोन का स्पिन, क्योंकि बोसोन्स होते हैं तो बोसोन्स का स्पिन कितना होगा, 0, तो J का वैल्यू भी कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये मैंने पायोन के लिए कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इस तरीके से ड्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट कीजिए। ड्यूट्रॉन में L और S का वैल्यू कितना होगा और J का वैल्यू कितना होगा। तो हमें ये पता है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है ड्यूट्रॉन का, दैट इज एडमिक्सचर ऑफ द 2 स्टेट्स, और वो 2 स्टेट्स हैं, एक 3s1 और एक हमारे पास है 3d1। ठीक है, ये आपके पास 2 होती हैं। अब इसमें देखो यहां पर ग्राउंड स्टेट में ड्यूट्रॉन के होने की संभावना 96% होती है और इसमें होने की संभावना है 4%। यह सब आप थ्योरी के अंदर स्टडी कर चुके हैं इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें 96% और इसमें हमारे पास होता है 4%। ठीक है, ये सब आपने प्रूव भी किया होगा इसको। मैग्नेटिक मोमेंट्स दिया रहता है हमारे पास में दोनों केसेस का, और फिर आप ये प्रूव भी करते हैं कि 0.96 या 96% इसकी प्रोबेबिलिटी है ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में, और इसमें है 4%। तो आप देख सकते हैं कि प्रीडोमिनेंट यही चीज है। तो अगर प्रीडोमिनेंट ये है तो J का वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल। S का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लिसिटी अगर 3 के इक्वल हुआ तो यहां S का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 और L का वैल्यू यहां पर 0 होगा फॉर द SS स्टेट। सो L इज 0। ओके, बट हमें तो J से मतलब था, तो फाइनली हमारे पास मतलब इनिशियल केस में अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे J में टोटल एंगुलर मोमेंटम में, तो J का वैल्यू कितना आएगा, 1। दिस इज इनिशियल केस। एंड ऑब्वियसली हमारे पास अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इनिशियल और फाइनल केस में, तो इस 2 न्यूट्रॉन सिस्टम का भी JF यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। JF भी हमारा कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन्स और दिस न्यूट्रॉन स्पिन इज हाफ हाफ, है ना, दोनों का स्पिन कितना होगा, हाफ के इक्वल होगा। इसलिए जब कंबाइन आप लिखेंगे तो S का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास S1 माइनस S2 से लेकर के S1 प्लस S2 तक। ठीक है, सो हाफ माइनस हाफ से लेकर के हाफ प्लस हाफ, यानी कि वैल्यूज हमारी जाएंगी 0 और 1। अब मुझे बताइए
फाइनल केस में जब j का वैल्यू 1 है, s का वैल्यू 0 और 1 है, तो पॉसिबल वैल्यूज l की क्या क्या सामने आ रही हैं, l की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू सामने आने लग रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको टेबल बना के देखना पड़ेगा। देखो j का वैल्यू 1, ठीक है, कब कब मिलेगा, जब s बराबर 0, सो l बराबर 1, ठीक है। इसके अलावा s बराबर 0, l बराबर 2, ये केस मिल सकते हैं, या फिर s बराबर 1 लेकर के चले तो यहां पर l बराबर 1 हो सकता है। इन सभी केसेस में आपको j का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। दोनों 0 नहीं हो सकते, नहीं तो फिर j इज इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा। ये फाइनल केस में इन 2 न्यूट्रॉन सिस्टम का l और s की वैल्यूज हैं, बट इन सभी की वैल्यूज क्या हमारे पास में, मतलब ये क्या है, सभी वैलिड रहेंगे। तो अब ये सभी वैलिड नहीं होंगे, हमें ऐसा चूज करना होगा सच दैट l प्लस s की वैल्यू इवन आ जाए, l प्लस s की वैल्यू कितनी आ जाए, इवन आ जाए। तो अब देखो यहां पर s इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 2 है, और यहां पर हमारे पास है s इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये भी नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट अकरिंग, बिकॉज अगर s का वैल्यू 0 हो गया, l का वैल्यू 2 हो गया, तो j का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ s इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए l इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट राइट। अदरवाइज फिर हमारे पास फाइनल केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम 1 नहीं आ पाएगा, सो दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार ऑप्शन नंबर ए लास्ट में चेक कर लेते हैं। ओड पैरिटी बताया गया है यहाँ पे, सो इसका ओड पैरिटी होगा क्या, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। सो पैरिटी ऑफ दिस न्यूट्रॉन, फाइनल केस में लिख रहा हूं मैं, फाइनल केस में जो पैरिटी कैलकुलेट होगा दैट इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन इस वाले का, एंड -1 टू द पावर l, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको गिवन है न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन के इवन इंट्रिंसिक पैरिटीज हैं, यानी ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये दोनों इवन हो गया, ठीक है। और -1 की पावर l, और l का वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल, तो -1 की पावर 1 कितना हो गया, ओड हो गया। सो ओड इंटू इवन दैट इज ओड, तो ओड पैरिटी होगा, ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज ओड, ठीक है। वैसे भी यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, देखो इनिशियल केस में अगर हम पैरिटी की बात करेंगे तो पायोन जिसकी हमें गिवन है, पायोन की ओड पैरिटी है, सो ओड इंटू में ड्यूट्रॉन की इवन, सो ओड इंटू इवन इज ओड, सो ओड पैरिटी इनिशियल केस में, फाइनल में भी कितनी है, ओड है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट होगा, एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक हाइड्रोनिक इंट्रैक्शन के दौरान पाई नोड, ये पायोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनके डिफरेंट मोमेंटम हैं, and they will immediately decayed into 2 photons with an opening angle theta between them. So assume करते हैं कि ये सभी decays occurring in one plane, so you have to depict the graph between theta and the momentum of this pion P. So theta और P में आपने यहाँ से बताना है कि रिलेशन क्या होगा, उसके बिहाफ पे आप ग्राफ बताएंगे। फिगर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पायोन है, तो पायोन हमारे पास जो है वो डिके कर रहा है 2 photons में, so 1 photon and another photon, and they have opening angle theta, and this all is occurring in a single plane, let us call it as xy plane, ठीक है। अगेन ये रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पर बेस्ड ये टॉपिक है, तो यहां पर अगर इसका मोमेंटम p हम अज्यूम कर लेते हैं और इसका मोमेंटम और एनर्जी हम अज्यूम करते हैं p गामा, विच इज नथिंग बट e गामा अपॉन c एंड e गामा, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम हो गया इन फोटोन्स का और ये एनर्जी हो गया। इन द सिमिलर वे यहां पर p गामा एंड e गामा, ठीक है। तो ये जो p गामा है इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अलोंग द x डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट आपका होगा y डायरेक्शन के अंदर। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन रूल ही आपने यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पर हम लोग मोमेंटम का कंपोनेंट देखें x डायरेक्शन के अंदर, सो दैट इज p गामा cos थीटा अपॉन 2, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा अपॉन 2, ठीक है। सो यहाँ पर 2p गामा cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज इसका भी मोमेंटम अलोंग द x डायरेक्शन और इसका भी मोमेंटम अलोंग द x डायरेक्शन, बट थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा बाई 2, बिकॉज ये कंप्लीट थीटा ओपनिंग एंगल दे रखा है, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर p गामा साइन थीटा बाई 2 आएगा, इस डायरेक्शन में भी p गामा साइन थीटा बाई 2 आएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं यहाँ पे। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा देते हैं अलोंग द x डायरेक्शन। सो दिस मोमेंटम ऑफ पायोन इज इक्वल टू 2p गामा एंड cos थीटा अपॉन 2,
सो दैट इज इक्वल टू 2 एंड पी गामा इज नथिंग बट ई गामा अपॉन सी, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा अपॉन 2। इन फ्यूचर हम इसका यूज़ कर लेंगे जब एनर्जी कंजर्वेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो क्योंकि इसका मोमेंटम है हमारे पास, तो एनर्जी हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम पाई स्क्वायर सी टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू, दो फोटोन्स हैं तो दोनों का एनर्जी ई गामा के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 2 ई गामा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि अभी आपने जो फिगर या ग्राफ ड्रॉ करना है वो पी और थीटा के बीच करना है, तो इसका मतलब आपको ई गामा यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो 2 ई गामा यहां से अगर हम देखें, सो दैट इज इक्वल टू पी इंटू सी डिवाइडेड बाय कोस थीटा अपॉन 2। ओके, और अब हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर ले लेते हैं, सो दैट दिस स्क्वायर रूट विल बिकम कैंसलिंग आउट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा। सो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा एम पाई स्क्वायर सी टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो दिस इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस टर्म को हम एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को साइड ले जाते हैं। सो एम पाई स्क्वायर सी टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम पाई सी इज इक्वल टू पी इंटू टेन थीटा अपॉन 2। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू एम पाई सी एंड डिवाइडेड बाय टेन थीटा अपॉन 2। तो ये तो बेसिकली कॉन्स्टेंट है, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड 1 अपॉन टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कोट थीटा बाय 2। तो यहाँ से आएगा p इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट, लेट अस कॉल इट एज a एंड देन कोट थीटा अपॉन 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वेरिएशन, जैसे कि थीटा जब 0 होगा, थीटा जब 0 होगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p का वैल्यू cos 0 अपॉन साइन 0, सो दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और जब थीटा इज इक्वल टू पाई होगा इक्वल, सो पाई अगर थीटा हो जाएगा तो हमारे पास आएगा p इज टेंडिंग टू। ठीक है, सो दिस इज कोस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। ओके, तो कोस पाई बाई 2 इज 0, सो यानी कि मोमेंटम हमारा 0 को टेंड करेगा। सो ग्राफ अगर हम देखें थीटा और p के बीच में, तो जिस समय पर थीटा 0 होगा तो मोमेंटम इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब यहां पर, और जब थीटा पाई के इक्वल होगा तो मोमेंटम 0 को टेंड कर रहा है, मतलब यहां पर। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, ये आपका ग्राफ आएगा। सो यहां पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए नेक्स्ट 2023 के इस क्वेश्चन में आपको गिवन है जाई 0 स्टार एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि मेंबर है बैरियन डी कपलेट का, एंड इट हैज आइसोस्पिन स्टेट गिवन है स्ट्रेंजेस नंबर -2। सो बेसिकली जाई 0 स्टार के लिए आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन ये सब हाफ है और स्ट्रेंजेस नंबर -2 के इक्वल है। कहता है क्वार्क मॉडल के अनुसार फ्लेवर पार्ट जो होगा जाई 0 स्टार वेव फंक्शन का वो कौन सा वाला होगा इनमें से, ये आपने यहां से बताना है। देखो इनमें से ना 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहले आपको जो क्वार्क है उसकी टेबल पता होना चाहिए। क्वार्क्स टेबल होती है UDS, और बेसिकली हम इन्हीं आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस इन्हीं की बात करेंगे। सो आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, तो यहां पर होता है हमारे पास हाफ हाफ 0, हाफ माइनस हाफ 0 एंड 0 0 -1। ओके, तो जैसा कि यहां पर ऑप्शंस में जो गिवन है ना उनमें 3 जो है हमारे पास में पेयर दे रखे हैं क्वार्क्स के, एंड ऑब्वियसली क्योंकि बैरियन है तो 3 हमारे पास में क्वार्क्स ही कंटेन करेगा, बट वो पेयर्स में है हमारे पास, जैसा कि हम 4 ऑप्शंस में देख सकते हैं। 2 के पेयर में भी हो सकते हैं, 3 के पेयर में भी, अपने को चेक करना पड़ेगा ये। सो गिवन आपको एक तो USS, एक आपको गिवन है SSU, और एक आपको गिवन है यहां पे SUS। ठीक है, इन सभी के लिए
आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस। ठीक है, कितना कितना आएगा यहां से देखो, यहां पर हमारे पास हो जाएगा हाफ, दिस इज हाफ एंड दिस इज बेसिकली माइनस का 2। करेक्ट है, मैच कर रहा है। दो स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं और स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजेस्ट नंबर होता है -1, तो यहां पर -1 इसका भी और -1 इसका भी, -2 आ जाएगा। और अब जो हमारे पास क्वार्क होता है, अब क्वार्क का आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन दोनों कितना होता है, हाफ हाफ के इक्वल। अब नेक्स्ट वाले दोनों केसेस में भी यही सेम कहानी है, यहां पर भी हाफ हाफ -2 आएगा और यहां पर भी हाफ हाफ और -2 आएगा, क्योंकि तीनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। इस वाली प्रॉपर्टी जो हमें गिवन है, आइसोस्पिन, थर्ड आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस इज Xi0 पार्टिकल का, तो इसलिए जो वेव फंक्शन होगा इसका, उसमें ये तीनों पार्ट्स अपीयर होने चाहिए, तीनों पार्ट्स ही अपीयर होने चाहिए, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तीनों अगर अपीयर होंगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी या डी में से होगा, ऑप्शन नंबर बी या फिर डी करेक्ट होगा। 1/√3 जस्ट इसका नॉर्मलाइज्ड फैक्टर दे रखा है, तो नॉर्मलाइज्ड फैक्टर तो दिया ही रहेगा, वो सही है, लेकिन अभी बी और डी में से कैसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा हम बैरियंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बैरियंस का जो वेव फंक्शन होता है, टोटल वेव फंक्शन, नेट वेव फंक्शन, उसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास फ्लेवर पार्ट, ये सब फ्लेवर्स ही हैं दरअसल, अप डाउन स्ट्रेंज टॉप बॉटम चार्प ये सब फ्लेवर्स हैं। ओके, एक हमारे पास होता है स्पिन फैक्टर, एक फैक्टर होता है कलर और एक फैक्टर हमारे पास होता है स्पेस पार्ट, जिसका वैल्यू मैंने आपको बताया भी था -1 की पावर l। ठीक है ना, जो स्पेस हमारे पास पार्ट होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर l, क्योंकि अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो बैरियंस अगर वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो -1 की पावर 0, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली सिमेट्रिक, ये हमारे पास आ जाएगा सिमेट्रिक। ओके, और ये जो कलर वाला पार्ट है ये होता है हमारे पास हमेशा एंटी सिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसमें 3 क्वार्क्स मौजूद हैं। 3 क्वार्क्स का हमारे पास ये कंटेन किया रखता है बैरियंस, तो इसमें कलर कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। अब जो टोटल वेव फंक्शन है वो कैसा आना चाहिए, तो टोटल वेव फंक्शन हमारा कैसा आना चाहिए, दैट इज एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक आना चाहिए। ये हमारा पार्ट कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। तो ये सब चीजें फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अब बच गया ये सिर्फ 2 पार्ट्स। अच्छा, ये एंटी सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए, ये एंटी सिमेट्रिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बैरियंस हैं, जैसे बैरियंस का मैं एग्जांपल देता हूं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्या है, इनका स्पिन हाफ के इक्वल है। अगर इनका स्पिन हाफ के इक्वल है तो ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फेर्मियंस। आप ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो बैरियंस होते हैं उसमें 3 क्वार्क्स मौजूद हैं और हर एक क्वार्क का जो स्पिन होता है वो हाफ के इक्वल होता है, यानी हर एक क्वार्क फेर्मियन है। तो 3 अगर फेर्मियंस आपस में ऐड होंगे तो टोटली आपको जो वेव फंक्शन मिलने वाला है वो हमारे पास कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर ये 2 क्वार्क्स होते जैसे मैसॉन्स के केस में, तो टोटल वेव फंक्शन कैसा होता, फिर सिमेट्रिक होता। अब ये चीजें हमारे पास में फिक्स्ड हैं, दीज थिंग्स आर फिक्स्ड। ये जो पार्ट रह गया इसके बेसिस पे बैरियंस को डिवाइड किया गया है। टोटल कितने बैरियंस पॉसिबल हो सकते हैं, देखो, क्योंकि 3 हमारे पास क्वार्क्स कंटेन किए रखता है बैरियंस, आइदर इट इज अप डाउन और स्ट्रेंज, इनके कॉम्बिनेशंस। तो 3 के अगर कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशंस Q अगर हम बनाएंगे यूजिंग दीज 3 क्वार्क्स, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 की पावर 3, इतने कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे, यानी 27। तो कहने का मतलब ये कि 27 बैरियंस पॉसिबल हो सकते हैं और होते हैं। टोटल 27 हमारे पास बैरियंस हैं। अब इन 27 को क्लासिफाई कैसे करें, तो इनको क्लासिफाई करते हैं 1, 10, 8, 8। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगलेट, इसको बोलते हैं डीकपलेट, और इन दोनों को बोलते हैं ऑक्टेट। इनको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। तो बैरियन ऑक्टेट और एक बैरियन ऑक्टेट और एक हमारे पास बैरियन डीकपलेट, इनका स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 बैरियंस अगर ऑक्टेट है तो इनमें से कौन सा बैरियन ऑक्टेट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होंगे, क्योंकि इनका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो एक बैरियन ऑक्टेट जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और एक होगा आपका 10 बैरियंस का कंटेन किए रखता है, जैसे कि डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा 0, है ना, ये सब हो गया। सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव स्टार, ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे टोटल 10 हमारे पास बैरियन डीकपलेट बनते हैं। अब ये पार्ट किसका है, बैरियन डीकपलेट का ही है। ये किसका है, बैरियन डीकपलेट का पार्ट है इस चीज का। इन चारों में फर्क क्या है, इन चारों में फर्क क्या है, इस चीज को लेकर के फर्क है। अंडर द एक्सचेंज ऑफ द फ्लेवर्स,
अंडर द एक्सचेंज ऑफ द फ्लेवर्स, जो वेव फंक्शन होता है यानी साई फ्लेवर, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और ये एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं बैरियन डीकपलेट की, तो ये पार्ट हमारे पास होता है सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। ओके, जब हम बात करते हैं बैरियन सिंगलेट की, तो बैरियन सिंगलेट, दिस इज बैरियन सिंगलेट। ओके, तो बैरियन सिंगलेट हमारे पास कैसा होता है, इसके अंदर एंटी सिमेट्रिक होता है फ्लेवर, साई फ्लेवर वाला पार्ट कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक। कहने का मतलब यह है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन हम लिखेंगे उसमें जो साई फ्लेवर है दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ द फ्लेवर्स। ओके, नेक्स्ट ये दोनों ऑक्टेट्स, इन दोनों ऑक्टेट्स में क्या होता है कि ये जो टोटल मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है ना साई फ्लेवर और साई स्पिन का, इनका कॉम्बिनेशन या तो हमारे पास हो सकता है सिमेट्रिक या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है एंटी सिमेट्रिक। तो इन दोनों के बिहाफ पर भी 8 हमारे पास बैरियंस क्लासिफाइड हैं। तो टोटल 27 का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लेवर वाला पार्ट है वेव फंक्शन का डीकपलेट के लिए वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। सिंगलेट के लिए कैसा, फ्लेवर वाला पार्ट एंटी सिमेट्रिक। और ये 8 कैसे है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यानी कि स्पिन वाले फैक्टर पे चीजें निर्भर कर रही है, यहां पे स्पिन वाले फैक्टर पे चीजें निर्भर कर रही है। ओके, तो क्योंकि हमारा वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, इसलिए इसमें जो ऑप्शंस आपके गिवन है बी और डी, इसमें से बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों को प्लस कर दिया गया है। तो टोटल वेव फंक्शन हमारा कैसा है, फ्लेवर वाला पार्ट सिमेट्रिक। लेकिन अगर डी वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे तो उसमें प्लस माइनस प्लस यूज किया है, तो यह हमें एंटी सिमेट्रिक पार्ट दे रहा है, फ्लेवर वाला पार्ट, साई फ्लेवर। ओके, इसलिए यहां पर बी और डी में से अगर आपको चूज करना पड़े तो हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे, बिकॉज साई फ्लेवर पार्ट शुड बी सिमेट्रिक फॉर द केस ऑफ बैरियन डीकपलेट, और ये एक बैरियन डीकपलेट फैमिली का ही मेंबर है। ओके, तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, 1/√3 एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 इन द सिमेट्रिक पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2021 का, क्योंकि 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया पार्टिकल फिजिक्स में। सो 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि जेलमैन ओकुबा मास फॉर्मूला आपको गिवन है, जो कि डिफाइन करता है बैरियंस का मास। सो ये फॉर्मूला आपको गिवन है दैट m इज इक्वल टू एम नॉट एंड प्लस में ए वाई प्लस में b एंड देन वी हैव i ऑफ i प्लस 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 4, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये मास है हमारे पास, बैरियंस का बताता है। सो डिफरेंट हमारे पास हाइपर चार्ज और आइसोस्पिन जो है उनके बिहाफ पर ये डिपेंड करता है, मतलब 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम नोड ये सब कॉन्स्टेंट्स, एम नोड ए बी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, आई आइसोस्पिन है, वाई हाइपर चार्ज है। और क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है क्लियरली कि जो सिग्मा हाइप्रॉन्स हैं और जो लैम्डा हाइप्रॉन्स हैं दोनों का मास सिमिलर है। तो बेसिकली दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट मास ऑफ द सिग्मा एंड मास ऑफ द लैम्डा हाइप्रॉन्स बोथ आर इक्वल। इस बिहाफ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से वाले ऑप्शन सही होंगे। तो इज और आर का यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली एमएसक्यू हमारे पास बन गया मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो एक से ज्यादा हमारे पास राइट आंसर होंगे इसमें। देखो, इस कंडीशन से हम लोग कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे अगर हम लोग सिग्मा बैरियन का मास कैलकुलेट करना चाहें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो पहले मुझे बताइए कि यहां पर हाइपर चार्ज और जो आइसोस्पिन है इसकी क्या वैल्यूज होंगी। देखो, एक तो यह है कि आपको हो सकता है डायरेक्टली टेबल याद हो, अगर टेबल याद नहीं है तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देखो, सिग्मा के हमारे पास 3 जो है हमारे पास होते हैं बैरियंस, ठीक है, मेंबर्स। तो यहां पर सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0, ये 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 है हमारे पास। तो इसलिए यहां टी का वैल्यू कितना हो जाएगा या आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2i + 1 टोटल ये 3 है हमारे पास, तो 3 के इक्वल होगा। सो दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1। थर्ड आइसोस्पिन अपने चार्ज के हिसाब से देखना पड़ता है, जैसे यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज है पॉजिटिव में, तो इसका जो थर्ड आइसोस्पिन होगा दैट इज 1, इसका वैल्यू हमारे पास होगा -1 और इसका हमारे पास होगा 0, थर्ड आइसोस्पिन की बात करें तो। पर थर्ड आइसोस्पिन पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी तो बात नहीं करेंगे। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट है हाइपर चार्ज, तो y का वैल्यू कितना होगा। तो थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज करेंगे ना तो आपको इनका क्वार्क कंटेंट्स जो है ना वो थोड़ा सा याद आएगा। ठीक है, क्वार्क कंटेंट की अगर हम बात करें तो यूडीएस जिस पे हमारा चार्ज टोटल कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है ना, तो यहां पर जो यूडीएस है
2/3 -1/3 -1/3 चार्ज हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही सेम क्वार्क कंटेंट हमारे पास होता है सिग्मा 0 और लैम्डा 0 इन दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, दोनों बैरियंस के लिए हमारे पास ये सेम क्वार्क कंटेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क नजर आ रहा है इसलिए इसका स्ट्रेंजेस्ट नंबर दोनों का ही 0 नहीं होगा, दोनों का स्ट्रेंजेस्ट नंबर 0 नहीं होगा, स्ट्रेंजेस्ट नंबर होगा -1 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजेस कितना होता है -1। अभी थोड़ी देर पहले में जो मैंने क्वार्क की टेबल बनाई थी उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे s का वैल्यू कितना -1 है, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी होगी, तो y का वैल्यू होता है b + s। बेसिकली दोनों ही हमारे पास में जो है बैरियंस है, तो बैरियन नंबर 1 के इक्वल होगा, सो 1 एंड दिस विल बी -1, सो दैट इज 0। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपर चार्ज इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, ठीक है। हाइपर चार्ज b + s, क्योंकि दोनों का ही सेम क्वार्क कंटेंट है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें y = 0 होगा और इसमें y = 0 होगा। एक लास्ट चीज और बचती है कि आइसोस्पिन ये जो लैम्डा है इसके लिए कितना होगा, तो लैम्डा अकेला एग्जिस्ट करता है, लैम्डा एलिमेंट्री पार्टिकल सिर्फ एक ही है, लैम्डा 0 है ना, क्योंकि अकेला है ये, सो इसलिए 2i + 1 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, सॉरी 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि अकेला लाई कर रहा है ना, तो 1 के इक्वल हो गया। तो i का वैल्यू यहां से आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसके लिए i का वैल्यू 0 होगा लैम्डा के लिए, i का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0, दोनों ही चीज अगर 0 हो गया, देखो यहां पर 0, यहां 0, यहां 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, m लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा m0 के इक्वल, क्लियर है। और m सिग्मा कितने के इक्वल आएगा, तो m सिग्मा हमारे पास हो जाएगा, i का वैल्यू 1 रखना है, y का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, और 1 × 1 + 1 दैट इज 2, सो m0 + 2b, तो ये आपके पास आ गया m0 + में 2b। और क्योंकि ये दोनों हमने सेम इक्वेट करने हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बोथ मासेस आर सेम, दैट्स वाई यहां से आ जाएगा m0 = m0 + में 2b। तो कैंसिल आउट होकर के b का वैल्यू कितना आ गया, 0, क्लियर। b का वैल्यू कितना आ गया, 0। अगर b का वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब जो मास ऑफ दीज टू जो बैरियंस हैं, यहां पर b की कोई डिपेंडेंसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि b का वैल्यू 0 हो गया, तो इसको हम यहां से रब कर देते हैं, ठीक है, दिस टर्म विल बी 0। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि जो मास ऑफ बैरियंस हैं, एक तो i पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ i आइसोस्पिन, एज वेल एज अगर y पर इसकी डिपेंडेंसी देखें तो लीनियर है, m इज प्रोपोर्शनल टू y। अब ये ऑप्शंस आपको चेक करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, m डज नॉट डिपेंड ऑन i, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और m इज प्रोपोर्शनल टू y, तो ये हमारे पास b ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो b और c ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं, b एंड c बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आइसोस्पिन जस्ट आपने यहाँ पे बताना है, गेट 2020 का क्वेश्चन है। सो पार्टिकल y अंडरगोज द स्ट्रॉन्ग डिके, सो स्ट्रॉन्ग डिके अगर यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब सब चीज़ें कंजर्व्ड है यहाँ पे, फिर चाहे आइसोस्पिन हो, थर्ड आइसोस्पिन हो, स्ट्रेंजनेस है, पैरिटी है, सब चीज़ें कंजर्व्ड है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि एक y एलिमेंट्री पार्टिकल गोज टू 2 पायोन्स, सो पाई नेगेटिव प्लस पाई नेगेटिव, और आपका यहाँ पर इसका आइसोस्पिन बताना है। बेसिकली पायोन्स 3 होते हैं हमारे पास, है ना, ये जो पाई मेसोन्स हैं ये 3 होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0, ठीक है। सो 2i + 1 = 3 के इक्वल आ गया, सो i = 1। तो बेसिकली इसका आइसोस्पिन भी 1 है, इसका आइसोस्पिन भी 1 है, और आइसोस्पिन कंजर्व होने के लिए इसका आइसोस्पिन कितना होना चाहिए, 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी देखो, गेट 2020 का क्वेश्चन है, कहता है कि एक पार्टिकल x को प्रोड्यूस किया जा रहा है एक प्रोसेस में, और इस प्रोसेस जो है इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रोल प्ले कर रहा है, एंड बेसिकली गिवन है कि पाई पॉजिटिव प्लस में प्रोटॉन दैट इज गोइंग टू द k पॉजिटिव कायोन एंड प्लस समथिंग x। आपको यहाँ बताना है कि अगर k पॉजिटिव का US बार कंटेंट है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो कायोन्स हैं दीज आर एक्चुअली मैसोन्स, और मैसोन्स हमारे पास मैसोन्स हमारे पास बोसोन्स होते हैं, एंड दे कंटेन्स ऑफ 2 क्वार्क्स, ओके, एक 2 क्वार्क्स से जो है वो पेयर बनता है, और कायोन्स में एक्चुअली स्ट्रेंज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका स्ट्रेंजेस्ट नंबर भी 0 नहीं होगा। तो इसका क्वार्क कंटेंट आपको गिवन है US बार। तो क्वार्क कंटेंट आपको x का बताना है। देखो एक तो ये है कि जो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं ना, इसमें 2 ऑप्शंस में तो 2 क्वार्क्स का पेयर दे रखा है, और 2 ऑप्शंस में मुझे 3 क्वार्क्स का पेयर दे रखा है। तो वो तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कि बैरियन नंबर से मुझे पता है इसका ये बैरियन नहीं है, तो इसका बैरियन नंबर 0 हो जाएगा। प्रोटॉन एक बैरियन है, तो इसका बैरियन नंबर 1 होगा। अगेन ये एक मैसोन है,
ठीक है, तो यहाँ इसका बैरियर नंबर 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कंजर्व रखने के लिए मुझे इसका बैरियर नंबर 1 करना पड़ेगा, मतलब x एक बैरियन है बेसिकली। और अगर x एक बैरियन है तो इसका मतलब इसमें 3 क्वार्क्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट नहीं हो सकता। सो ए एंड डी आर नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं UUD और UUS। अब इन दोनों में से अपने को देखना है ना, UUD और UUS। तो ये डिपेंड करता है देखो स्ट्रेंजेस नंबर पर, क्योंकि इसमें स्ट्रेंजेस नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रेंजनेस एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, इसमें स्ट्रेंजनेस 0 है। तो एक बार स्ट्रेंजनेस और चेक कर लेते हैं। देखो तो पायोन है तो स्ट्रेंजनेस क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क तो प्रेजेंट होता नहीं इसके अंदर, तो 0। इसमें भी स्ट्रेंज क्वार्क प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेंजनेस नंबर 0। कायोन में स्ट्रेंज पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो इसका हो जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि इसमें S बार आता है ना कि S, इसलिए इसका स्ट्रेंजनेस नंबर हो जाएगा ऐसा होता है ना, हाफ 0, हाफ माइनस हाफ 0, 0 0 -1। अच्छा तो -1 है तो फिर यहाँ +1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बार लगा है ना यहाँ पे S बार, तो इसका हो जाएगा +1, -1 की जगह +1 बार लगा है इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास इसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होगा, तो इसका स्ट्रेंजनेस होगा हमारे पास -1, सो दैट स्ट्रेंजनेस विल बिकम कंजर्व इन दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो -1 इसका मतलब ऐसा इसके अंदर अपीयर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। UUS इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो UUS यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गेट 2019 का, तो इसमें आपको गिवन है कि पायोन्स ड्यूट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है एंड दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन्स। रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने यहां से बताना ऑफ द रिजल्टिंग 2 प्रोटॉन सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया जैसा हमने इसी लेक्चर के अंदर सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन किया था ना 2023 के पेपर में जो आया था, उससे हमारे जो रिजल्ट्स बने थे उसी रिजल्ट का यहां पर यूज किया गया है, ठीक है। सो L का वैल्यू कितना आ रहा था, वहां पे 1 आने लग रहा था, यहां भी L का वैल्यू 1 ही होगा एंड रीजन सेम रहेगा जैसा वहां पर था, ठीक है ना। 2 न्यूट्रॉन्स थे, यहां 2 प्रोटॉन्स हैं एंड बोथ आर ऑब्वियसली फेरमियंस। सो L का वैल्यू 1, S का वैल्यू भी 1, सारी चीज सिमिलर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गेट 2019 अगेन। यहां पर आपको एक मैसिव पार्टिकल X दे रखा है जो कि फ्री स्पेस में डिके कर जाता है स्पॉन्टेनियसली इनटू 2 फोटॉन्स। तो हमारे पास कोई X हैवी पार्टिकल है, मैसिव पार्टिकल है जो 2 फोटॉन्स में ब्रेक हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे X क्या चीज हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा रिएक्शंस को आपने देखा हो ना न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में, सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली हिग्स बोसॉन, ये हिग्स बोसॉन है H, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बना भी था, यहां से क्वेश्चन आपका CSR नेट में बना था एक बार, H गोज टू, ठीक है ना, W + Z बोसॉन्स। आपको यहाँ पर इनके मासेस भी गिवन थे और यहाँ पे एनर्जीज भी गिवन थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने निकालना था हिग्स बोसॉन को, सो दैट दिस रिएक्शन विल बी गेट अकरिंग, ओके। तो यहाँ पर दिस इज एक्चुअली हिग्स बोसॉन और ये हम यहाँ पर हालांकि पूछा नहीं गया है कि X हमारे पास पार्टिकल क्या होगा, बट यहाँ कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो इनके बिहाफ पे आपने बताना है कौन सी वाली स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है X इज चार्ज्ड, तो चार्ज तो इनके ऊपर अगर नहीं है फोटॉन्स पे तो इस पे चार्ज नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है स्पिन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखो फोटॉन्स का स्पिन कितना होता है 1 के इक्वल, तो इसका स्पिन भी 1, इसका स्पिन भी 1, तो कंबाइन जब होगा यहाँ पे तो इनिशियल केस में यहाँ स्पिन कितना आएगा, यहाँ स्पिन होगा 1 - 1 से लेकर के 1 + 1 यानी कि 0 1 और 2। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 2 तो नहीं है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोला गया है इसके अंदर स्पिन इसका, बट हम देख सकते हैं इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 आने लग रहा है। एक बात और समझिएगा, यहां पर जो हिग्स बोसॉन है इसमें जो स्पिन 2 होगा और जो स्पिन 1 होगा ये नहीं हो सकते हैं। हिग्स बोसॉन का स्पिन 0 कंफर्म्ड हो चुका है। अब देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये 2 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स जब मालूम चले तो वहां से बताया गया कि स्पिन जो है वो हिग्स बोसॉन का 2 नहीं है। 1 पॉसिबल क्यों नहीं है, तो 1 पॉसिबल नहीं है इसके लिए आपको एक थ्योरी स्टडी करनी चाहिए विच इज कॉल्ड लैंडाउ यंग्स थ्योरी। ये थ्योरी जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें बताया जाता है कि बहुत पहले मतलब 1948-49 की बात है, उस समय पर ये 2 साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे ये, और इन्होंने एक रिजल्ट देखा, ये जो 2 फोटॉन्स आपके पास इमिट हो रहे हैं ना, ये दोनों फोटॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर से हैं। कहने का मतलब यह है अगर इसका स्पिन अप है तो इसका स्पिन भी अप ही होगा, और अगर इसका स्पिन डाउन है तो इसका स्पिन भी कितना होगा, डाउन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एस की जो पॉसिबिलिटी है ना टोटल स्पिन फाइनल केस में, या तो वो 0 होगी जब दोनों स्पिन डाउन होंगे, या फिर टोटल स्पिन 2 होगा जो कि दोनों स्पिन्स अप होंगे। तो 1 तो किसी केस में पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, इसलिए इस रिजल्ट को सही माना जाएगा। तो इस थ्योरी को आप लोग स्टडी कर सकते हैं जिसमें बताया गया था कि S = 1 इज नॉट पॉसिबल। ओके,
S इज इक्वल टू 2 नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट से पता चल लगा है, और S इज इक्वल टू 0, दिस इज पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, छोटी सी बात थी। अब X इज ए बोसोन, तो बिल्कुल बोसोन होगा क्योंकि ये दोनों बोसोन्स हैं, तो ये भी बोसोन ही होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने नाम भी लिया इसका हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन डिस्कवर हो चुका है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स बीम्स को यहाँ पर जो है स्मैश करवाया जाता है, दैट विल प्रोड्यूस द हिग्स बोसोन विच इज आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। और इसका मास काफ़ी हैवी है, ऑलमोस्ट इसका मास आप मान करके चलिए 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के अराउंड इसका मास आता है आपका, ठीक है। फिर आगे कहता है एक्स मस्ट बी बैरियन, तो बैरियन तो नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया बोसोन है, अगर ये तो बोसोन है तो इसका मतलब ये मैसोन है। तो बैरियंस में तो हमारे पास 3 क्वार्क्स हो जाते हैं, तो बैरियंस में नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग बैरियन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज और आर अलाउड। तो 2 आपको रिएक्शन दे रखे हैं, पहले हम दोनों रिएक्शंस लिख देते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट में है कि प्रोटॉन गोज टू पायोन, न्यूट्रल पायोन, एंड प्लस में पॉजिट्रॉन, प्लस में न्यूट्रिनो। ओके, तो 2 चीजें आपने चेक करनी है, एक बैरियन नंबर है और दूसरा हमारे पास है लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर आपको पता है सेपरेटली चेक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर और म्यूनिक लेप्टॉन नंबर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों रिएक्शंस अपने को दे रखी हैं, इनमें ई और म्यू ये 2 ही हमारे पास आ रखे हैं, इलेक्ट्रॉन और म्यून्स, टाउ नहीं है यहाँ पे, तो 3 जनरेशंस होती हैं, तो बेसिकली एल टो को आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है, हमारे पास एक बैरियन है, ये मैसोन है, ये हमारे पास में लेप्टॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली बैरियन नंबर ही कंजर्व नहीं हो रखा है, इसका बैरियन नंबर 1 है, इन सबका 0 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट वाली पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है, जनरल केस ही पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन नहीं है बैरियन नंबर का दोनों तरफ। दूसरी चीज है, सेकेंड रिएक्शन इज गिवन टू यू पॉजिट्रॉन एंड प्लस न्यूट्रिनो गोज टू म्यून प्लस, ठीक है, ये एंटी म्यून है बेसिकली, एंटी म्यून एंड प्लस में ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, म्यून न्यूट्रिनो। देखो लेप्टॉन नंबर हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कंजर्व, आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सेपरेटली चेक करेंगे इस केस में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लेप्टॉन नंबर अगर आपका 1 है, वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यू नेगेटिव, टाउ नेगेटिव, न्यू ई, न्यू म्यू और न्यू टू, इसके अलावा सभी के लिए -1 होगा, ठीक है। इनके जो हमारे पास एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए -1 होगा, इन सब के लिए +1 है। तो एक बार LE को चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर इज इट इज कंजर्व्ड और नॉट। सो बेसिकली हमारे पास होगा -1, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, दैट गोज टू यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड दैट गोज टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर है ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ -1 + 1, सो 0 गोज टू 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, तो इन दोनों का 0, क्योंकि म्यून्स नहीं है यहाँ पे एंटी म्यून प्रेजेंट है तो -1 और प्लस में म्यून न्यूट्रिनो प्रेजेंट है 1, सो 0 गोज टू 0, अलाउड है, ये भी अलाउड है। और लास्ट बैरियन नंबर और चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई भी बैरियन नहीं है, सभी लेप्टॉन्स हैं, तो बैरियन नंबर भी क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन हमारे पास हो रही है लेकिन फर्स्ट रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए यहां पर आ जाएगा विच वन इज अलाउड, विच वन इज अलाउड, ओनली ऑप्शन नंबर 2, दैट्स वाई सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीके आपको गिवन है, एक्स आपने यहां से बताना है। तो डीके क्या चीज है, डीके है म्यू पॉजिटिव गोज टू पॉजिट्रॉन प्लस में न्यूट्रिनो एंड प्लस में एक्स। ओके, तो एक्स आपने बताना बेसिकली क्या होगा, ठीक है। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर्स अलग अलग होंगे, तो एक काम करते हैं, पहले म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्वेशन रूल मैं लगा देता हूं। तो बेसिकली यहां पर -1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर इसके लिए, एंटी म्यून है इसलिए, इन दोनों का 0 + 0, तो यहां पर कितना होगा, -1 होगा, यहां पर इसके लिए कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर देखते के साथ आप बता सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, न्यू म्यू बार आपका प्रोड्यूस होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है गेट 2018 का, जिसमें बैरियन डीकपलेट आपको बना के दे रखा है और एलिमेंट्री पार्टिकल Xi0 को इनमें से कौन सी वाली पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा पूछा गया है, P, Q, R या फिर S। देखो बैरियन डीकपलेट में जो सबसे लॉन्ग लाइन है ना, जो सबसे टॉप वाली लाइन आप देख रहे हैं, यहां पे गिवन है डेल्टा पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर होगा डेल्टा 0 और यहां पर होगा डेल्टा नेगेटिव। ये तो आप देख करके वैसे बता सकते हो। इनके लिए अगर आपको आइसोस्पिन याद है तो आप यहां लिख दीजिए थर्ड आइसोस्पिन, क्योंकि इसके बिलो ये वाला जो एक्स एक्सिस है
ये थर्ड आइसोस्पिन को ही डिनोट कर रहा है। ओके, देखो अब थर्ड आइसोस्पिन की वैल्यूज कितनी होंगी, क्योंकि ये 4 है हमारे पास। दिस इज ए फैमिली ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स डेल्टा, ठीक है, डेल्टा हाइड्रॉन्स। तो बेसिकली यहां पर 2i+1 का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 है टोटल ये। सो i का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 3/2। सो i3 का वैल्यू जाएगा -3/2 से +3/2, यानी -3/2 -½ ½ और 3/2। ठीक है, तो पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी वो मैं लिख देता हूं। देखो इस पर सबसे ज्यादा चार्ज है ना, तो यहां जाएगा i3 3/2, यहां जाएगा ½ यहां जाएगा -½ और यहां जाएगा -3/2। ओके, ये गिवन नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि ऊपर वाला जो हमारे पास लाइन दे रखा है उसमें जो 4 एलिमेंट्री पार्टिकल्स और डेल्टा की ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो टोटल कितने वो 4 होंगे। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो इस केस में डेल्टा पॉजिटिव के नीचे इस पॉइंट पर R आने लग रहा है और इस पॉइंट पर आने लग रहा है P। ओके, इस पॉइंट पर आने लग रहा है P, और इनके बीच में कहीं यहां Q है और इनके बीच में यहां कहीं S है। कहने का मतलब ये है, हाँ S है यहां पे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनके लिए हमारे पास होगा -½ से ½ मतलब 0 हो गया। इनके लिए मतलब आइसोस्पिन थर्ड आइसोस्पिन कितना होगा, 0 के इक्वल। Q और S के लिए 0, R के लिए थर्ड आइसोस्पिन ½ और इसके लिए होगा -½ अब मुझे एक बात बता दो, इतने से चेक हो जाएगा, स्ट्रेननेस भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो Xi0 होता है इसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? Xi0 के टोटल 2 मेंबर्स, एक Xi0 और एक Xi नेगेटिव, 2 होते हैं टोटल। इसलिए 2i+1 का वैल्यू हो जाएगा 2 के इक्वल। सो i का वैल्यू हो जाएगा ½ के इक्वल। हालांकि हम इस चीज को पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो Xi0 है इसमें i का वैल्यू भी ½ है और थर्ड आइसोस्पिन भी ½ है, s का वैल्यू -2 है ना। एक क्वेश्चन आया था ना हमारा इसी लेक्चर के अंदर, उसमें मैंने ये चीज जिक्र कर लिया था। तो सेम कहानी यहाँ पे, जब थर्ड आइसोस्पिन आप लिखेंगे ½ तो थर्ड आइसोस्पिन ½ कहां पर आ रहा है, R वाली पोजीशन पर आ रहा है, ना ही Q ना ही S और ना ही P। इसलिए R हमारे पास करेक्ट पोजीशन है Xi0 को प्लेस करने के लिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रेननेस से चेक करना चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेननेस होगा दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर है। सो यहां पर R हमारे पास करेक्ट पोजीशन होगा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो C है दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे आपके गेट फिजिक्स के, पार्टिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आपके बने थे 2018 से 23 तक के। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक अनदर थ्योरी को डिस्कशन करेंगे, अनदर सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से रिलेटेड 2018 से 23 तक के क्वेश्चंस। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।